जय हिंद दोस्तों। मैं अनिल कुमार आज जीएस के कुछ क्वेश्चंस को लेकर के आज फिर से हाजिर हुआ आपके साथ। दोस्तों, जीएस के कुछ डेली के क्वेश्चन लेते हैं जो करंट अफेयर्स में हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं और हम ये चाहते हैं कि आपका कम टाइम लगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी धीरे धीरे करके दोस्तों एक एक दिन ही 4-4, 5-5, 7-7 क्वेश्चन लेकर के एक महीने में आपके, अगर आप 5 क्वेश्चन भी दोस्तों लेते हैं तो 150 क्वेश्चन, 150 करंट अफेयर्स आपके एक मंथ में तो ऐसे ही तैयार हो जाते हैं। उसके बाद जब आप मैगजीन लेंगे तो ये सारी चीज़ें जो भी होंगी वो मैगजीन के अंदर होंगी और वो आपको रिवीजन होगा। सबसे बढ़िया तरीका दोस्तों ये होता है कि किसी भी चीज़ को कई बार पढ़ा जाए। एक ही चीज़ को कई बार पढ़ने से वो याद हो जाती है, जबकि कई किताबें एक साथ पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक किताब को ही कई बार पढ़ी जाए, यही सिद्धांत सबसे बेहतर है और यही सभी कंपटीशन की तैयारी करने वाले सभी बच्चे करते हैं, यही काम करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। अफ़गानिस्तान के मुद्दे शुरू करते हैं। अफ़गानिस्तान में तालिबान का शासन सत्ता कायम हो गई है वहाँ पर। तो वहाँ से एक ये करंट अफेयर्स की भी न्यूज़ है कि सबसे पहले चीन ने तालिबान के साथ कूटनीतिक संबंध बनाए हैं दोस्तों। उनकी एक मीटिंग हुई है काबुल के अंदर, जहाँ पे चीन का डेलीगेशन और तालिबान का डेलीगेशन एक साथ बात कर रहे हैं अपने आगे की रणनीति तय करने के लिए, जिसमें दोनों देश के ही फायदे हो सकते हैं, लेकिन चीन का यहाँ ज़्यादा फायदा है क्योंकि एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाना चाह रहा है चीन, जो कि अफगानिस्तान से होकर गुजरेगा दोस्तों। तो उसका इन्वेस्टमेंट भी सबसे ज़्यादा है। आसपास के पड़ोसी देशों में देखा जाए तो अफगानिस्तान में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इस समय चाइना ने कर रखा है, इसलिए उस इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए प्रयासरत है लगातार। और एक चीज़ दोस्तों और थी कि जब 15 अगस्त के दिन जब अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान का कब्जा हो जाता है, तो बाकी विश्व के बाकी जितने देश हैं उन लोगों ने अपने अपने राजनयिक कार्यालय को बंद कर दिया। राजदूत कार्यालय जो वहाँ का था, राजनयिक कार्यालय, उसको बंद कर दिया। लेकिन चीन, पाकिस्तान और रसिया, इन 3 देशों ने अपने राजनयिक कार्यालय बंद नहीं किए। यहाँ तक कि भारत ने भी अपने राजनयिक कार्यालय को बंद कर दिया था, लेकिन इन 3 देशों ने दोस्तों अपने राजनयिक कार्यालय बंद नहीं किए। इसका मतलब साफ, इसका संदेश साफ साफ जा रहा था कि ये तीनों ही देश कूटनीतिक संबंध बनाना चाहते हैं तालिबान के साथ भी। इनसे इस बात का कोई मतलब नहीं है कि किसी देश में किसकी सत्ता है, इनका मतलब अपने हित के बारे में। विदेश नीति का मतलब ही यही होता है दोस्तों। और हाल ही में कल की ही न्यूज़ है कि भारत भी कहीं न कहीं अपने हित को देखते हुए तालिबान से बात करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। एक ऐसी सूचना मिली है मीडिया के द्वारा। ये आधिकारिक सूचना नहीं है दोस्तों, गवर्नमेंट सरकार की सूचना नहीं है, लेकिन ये मीडिया के द्वारा एक सूचना मिली है कि सरकार प्रयास कर रही है कि वहाँ से बातचीत आगे बढ़ाई जा सके। तो दोस्तों, आप जब से तालिबान और अफगानिस्तान का मामला चल रहा है, आप एक चीज़ ये देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं आपको सब चीज़ें साफ साफ दिखाई दे रही हैं। अगर आपने वीडियो से देखा होगा मेरा ये, तो इससे आपको ये पता लगने लगा होगा अपने घर की तरह कि आपके घर के पड़ोस के देशों में, आपके पड़ोसियों के यहाँ क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे चीज़ें सिनेरियो बदल रही है। इसी तरीके से दोस्तों विश्व है, विश्व में भी जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं जिसमें क्या क्या चल रहा है सिनेरियो, इसका प्रभाव हमारे देश पर भी पड़ता है। तो जैसे जैसे ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी, मैं आपको और बताता रहूँगा किस किस तरीके की गतिविधियाँ हो रही हैं और क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में दोस्तों बताया था कि कहीं न कहीं भारत को अपने हित को लेकर के एक मध्य रास्ता निकालना पड़ेगा तालिबान को लेकर के। वो बात कहीं न कहीं सही होती नज़र आ रही है दोस्तों, कि कल की सूचना, जो मीडिया की सूचना है, अगर भविष्य में देखा जाएगा, हो सकता है कुछ दिन में ये फैसला आ जाए कि तालिबान के साथ ये आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। तो इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों। ये होता क्या है कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप के एक रास्ते होते हैं इन पे परिवर्तन जल्दी नहीं होता है। ये चाहे किसी की भी सरकार हो, ये एक ही तरीके से काम करते हैं और राष्ट्र हित की ही बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है कि हमने बहुत बड़ी बात बता दी। ये एक सिनेरियो बनता रहता है। जैसे जैसे आप इस पर ध्यान देंगे, आपको अपने आप चीज़ें पता लगने लगेगी दोस्तों कि कैसे कैसे करके ये चीज़ें बदल रही हैं और कैसे कैसे आगे क्या फैसले लिए जाएंगे, इसका भी अंदाजा आपको हो जाएगा। तो ऐसे ही दोस्तों क्या है कि अफगानिस्तान मसले को लेकर के कि करंट का क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान के अंदर जो भी भारतीय फंसे हुए थे, अब तक तालिबान के आने के बाद से जो भारतीय फंसे हुए थे, उनको निकालने, अपने देश वापसी के लिए सेना ने एक मिशन चलाया था। उसका नाम मिशन शक्ति रखा गया। दोस्तों, ये सीधे सीधे क्वेश्चन बनेगा कि इस मिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भविष्य में आपको बहुत सारे एग्जामों में आता हुआ दिखेगा। मिशन शक्ति, इसको
इसको अच्छी तरीके से कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको आना ही आना है किसी न किसी एग्ज़ाम में, कि अफ़गानिस्तान में फंसे भारतीयों के लिए भारत सरकार की तरफ से भारतीय सेना ने कौन से मिशन के तहत इनको वापस ले आए थे। तो मिशन शक्ति है दोस्तों। वैसे ही असम के अंदर वाचुआ एक जनजाति रहती है दोस्तों, उन्होंने वाचुआ महोत्सव मनाया अभी। तो वाचुआ महोत्सव किस राज्य में मनाया गया, तो कोई आंसर होगा असम में। और वाचुआ क्या है, वाचुआ एक जनजाति है। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है दोस्तों कि वाचुआ जनजाति निम्नलिखित में से किन प्रदेशों में रहती है। वहाँ पे ऑप्शन दे देगा 4 आपको। तो असम, अगर आपको पता है कि वाचुआ जनजाति असम में रहती है और वाचुआ महोत्सव मनाया जाता है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आराम से कर लेंगे। तो एक ही क्वेश्चन से दोस्तों 2-2, 3-3 क्वेश्चन बनते हैं। इनके सभी पहलुओं पर अगर ध्यान दे दिया जाए तो क्वेश्चन कहीं से जाएगा नहीं बाहर। आपको अगर हर चीज़ पता है तो चाहे वो क्वेश्चन चाहे उस जनजाति के बारे में पूछे तो भी आप बता देंगे, अगर वो महोत्सव से पूछे तो भी आप बता देंगे। अब दोस्तों क्या है कि स्पोर्ट्स से ले लेते हैं कि अभी हाल ही में पैरा ओलंपिक शुरू होने जा रहे हैं खेल टोक्यो के अंदर। पैरा ओलंपिक खेल क्या होते हैं दोस्तों, अमूमन जो दिव्यांग हैं, दिव्यांग लोगों का एक खेल, जिस तरीके से टोक्यो ओलंपिक हुआ था नॉर्मल लोगों का, वैसे दिव्यांग लोगों का टोक्यो में ही एक ओलंपिक हो रहा है जिसका नाम पैरा ओलंपिक रखा गया। पैरा ओलंपिक है, उसके अंदर जैसे खेल हुए उसमें अलग तरीके के कुछ खेल भी ऐड किए जाते हैं, और उसमें मेनली ये है कि सब एक तरीके के, सभी लोग दिव्यांग लोग ही होते हैं जो इस खेल का प्रदर्शन करते हैं। तो उसमें जो ध्वजवाहक है, जैसे सबसे पहले जो शुरुआत होते ही जो झंडा लेके, जिस देश का जो झंडा लेके चलता है उसको ध्वजवाहक कहते हैं। तो टेकचंद खिलाड़ी हैं, टेकचंद, ये इनका नाम इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये पूछ लिया जाएगा कि टेकचंद किसने पैरालंपिक खेलों में 2021 के अंदर टोक्यो में किसने ध्वजवाहक का काम किया था, तो टेकचंद आंसर होगा दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों क्या हुआ था कि जब नॉर्मल ओलंपिक हुए, जो ओलंपिक खत्म हो गया टोक्यो के अंदर, जो ओलंपिक खत्म हो गया, उसके ध्वजवाहक कौन थे, तो मैरी कॉम, MC मैरी कॉम जो बॉक्सर हैं वो, और मनप्रीत सिंह कौन है, हॉकी के कप्तान। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दोस्तों आने ही आने हैं। आप ये समझ लीजिए कि मनप्रीत सिंह का नाम, मैरी कॉम जी का नाम, ये सारे क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जाम में मिलने ही मिलने। इसलिए आप याद रखना कि ध्वजवाहक जो था नॉर्मल ओलंपिक जो था टोक्यो ओलंपिक, उसका ध्वजवाहक कौन था, तो मैरी कॉम और मनप्रीत दोनों। मनप्रीत कौन है, भारतीय राष्ट्रीय हॉकी के कप्तान हैं। और उसके बाद जब समापन समारोह हुआ, समापन समारोह का ध्वजवाहक कौन था, मतलब ये है कि एक तो शुरू हुआ तब एक बार झंडा लेके जाया जाता है, फिर दूसरी बार जब वापसी होती है दोस्तों, जब खत्म हो गए होते हैं ओलंपिक के गेम्स, तब एक बार और झंडा लेकर के आगे बढ़ता है। इस बार जो समापन समारोह था उसके ध्वजवाहक हमारे बजरंग पुनिया थे, जो कुश्ती के रेसलर हैं बजरंग पुनिया। तो ये क्वेश्चन आपको इस जगह से मिलेगा। अब दोस्तों मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जहाँ पर भी प्रथम महिला का नाम आए, राष्ट्राध्यक्ष हैं, कहीं की सचिव नियुक्त हुई हैं, कहीं के जो है मेयर बन रहे हैं, कहीं के गवर्नर बन रहे हैं, जहाँ पर पहली महिला या प्रथम महिला हैं शब्द आए, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे भारत के अंदर की बात हो चाहे या विश्व के अंदर की बात हो। तो इसी तरीके का दोस्तों एक क्वेश्चन है हमारे पास, जो न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर, न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर नियुक्त हुई हैं एक, उनका नाम है कैथी होचुल। दोस्तों आपको ये नाम याद रखना है, कैथी होचुल, कहाँ की पहली महिला गवर्नर, न्यूयॉर्क शहर की। अब सोचिए आपकी अमेरिका जैसे विकसित देश हैं, वहाँ पर भी न्यूयॉर्क जैसे शहर में आज भी पहली महिला भी नियुक्त हो रही हैं, जो कि अपने आप में बदल रही है। विकसित कंट्रीज हैं, यहाँ पर बहुत कम भेदभाव है पुरुषों और महिलाओं में, लैंगिक भेदभाव का बहुत अभाव है, यहाँ पर समानता का अधिकार ज़्यादातर है, लेकिन उसके बावजूद भी ये चीज़ देखने में आती है कि कितना जो है अंतर है कि इतने सालों के बाद आपको ये न्यूयॉर्क के अंदर क्या नाम है इनका, कैथी होचुल नियुक्त हुई हैं। अब दोस्तों जिस हिसाब से लगभग क्वेश्चन जितने आपको बताने थे करंट के वो बता दिए, और एक जो कमिटमेंट हुआ था हमारा आपका कि हर दिन स्टार्टिंग में जब शुरू करेंगे आखिरी में आपको एक किसी देश का दर्शन कराएंगे और वहाँ लेके चलेंगे। आपको वहाँ लेकर के फिजिकली तो आपको लेके नहीं चल सकते, लेकिन ये है कि आपको मैप के, आपको नक्शे के माध्यम से वहाँ ले चलेंगे और वहाँ के बारे में आपको बताएंगे कहाँ पे अवस्थित है।
आसपास कौन से सागर हैं, क्या है, इन सब सारी चीज़ों की जानकारी आपको 2-3 मिनट में आगे दे देंगे। तो चलिए चलते हैं, आज आपको हम जापान घुमाएंगे। जापान जो है कि सागरों के मध्य का एक देश है, जो आप जानते हैं कि कहाँ खास तौर से उसको लोग जानते हैं नागासाकी हिरोशिमा के लिए ही, जिस पर परमाणु बम गिराए गए थे अमेरिका के द्वारा। लेकिन उसके बावजूद भी, उतनी परिस्थितियों के बाद भी वो उभरा और आज एक विकास के क्रम में बहुत आगे है। इसलिए आई चलिए आज जापान घुमाते हैं आपको। तो दोस्तों ये रहा आपका, अगर आपको मैं दिखा पा रहा हूँ दोस्तों, तो जापान, ये जापान दिख रहा है दोस्तों। जापान आप देख पा रहे हैं कि सी ऑफ जापान, यानी जापान का सागर, समंदर, ईस्ट सी, ठीक है दोस्तों। मतलब ये एक जापान अगर देखा जाए तो पूरा ही एक द्वीप की तरह है। ये देखिए आप, द्वीप की तरह है दोस्तों जापान, ये द्वीप की तरह है। चारों तरफ इसके पानी ही पानी है, बीच में ये है। अब आपको दिखाते हैं कुछ दोस्तों, कुछ कोशिश करते हैं। ये देखिए नॉर्थ है ये जापान का। ये देखिए दोस्तों होकाइडो, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि जापान के अंदर होकाइडो प्रांत कहाँ अवस्थित है, उसके साउथ में है, नॉर्थ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में। तो आप देखेंगे कि जापान के नॉर्थ में होकाइडो है, होकाइडो। तो आपको ज़्यादा नहीं करना है, होकाइडो है ये। यहाँ जाएंगे आप तो आपको चारों तरफ सिर्फ समंदर समंदर ही दिखाई देगा दोस्तों। अब आपके इसके इधर आएंगे जापान, और आपको नज़दीक ले चलते हैं दोस्तों जापान के। तो ये देखिए याकोहामा, ओसाका, और आप जिसके लिए सबसे ज़्यादा दोस्तों जानते हैं, तो आइए उसको दिखा देते हैं एक बार, जो आप न, ये देखो दोस्तों हिरोशिमा, ये आपका हिरोशिमा, हिरोशिमा, हिरोशिमा है दोस्तों। और आपको दिखा देते हैं नागासाकी भी। अमूमन दोस्तों क्या है कि होकाया, तो दोस्तों जापान, हिरोशिमा आपने देख लिया दोस्तों, ओसाका, नगोया, ये सारे यहाँ के प्रांत हैं। जो होन्शु, ये देखिए दोस्तों होन्शु है, होन्शु, शिकोक्यू, शिकोक्यू जगह, ये रहा दोस्तों शिकोक्यू। ऐसे करके सेंदाई प्रांत है, निगेटा है। तो दोस्तों आप इसको मैप में आसानी से और अच्छे से देखना चाहेंगे तो आप अपने यहाँ देख सकते हैं। लेकिन अभी मैं ये बता दूँ, साउथ कोरिया, ये देखिए दोस्तों साउथ कोरिया के जस्ट ईस्ट में पड़ता है साउथ कोरिया। अब उसके नीचे नॉर्थ कोरिया है, साउथ कोरिया, सॉरी साउथ कोरिया, इसके ऊपर में ये देखिए नॉर्थ कोरिया, उसके बगल में ही जापान पड़ता है दोस्तों। तो जापान बिल्कुल ही समुंदर में है, पैसिफिक ओशियन में। तो आज आपको दोस्तों जापान के दर्शन कराए, थोड़ा बहुत धीरे धीरे करके, ऐसे करके ही आपको धीरे धीरे जानकारी हो जाएगी। और आप एक बार मैप देखना शुरू कर देंगे दोस्तों, तो जब मैप देखने लगते हैं आपको तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जानकारियाँ जो होती हैं वो याद करने में बहुत आसान होता है। अब जापान के बारे में जब भी कोई बात होगी, जापान, टोक्यो, राजधानी उसकी टोक्यो दोस्तों। अब आपको ये बताया जाए कि टोक्यो पैरा ओलंपिक या टोक्यो ओलंपिक गेम हो रहे हैं, तो आप कम से कम दोस्तों ये जान जाएंगे कि आखिर जापान कहाँ पर है, मुझे टोक्यो कहाँ ढूंढना है। तो ये फ़ायदा होता है दोस्तों इसको देखने का, कि आप जब देखते हैं मैप को, अब जब भी कभी आप जापान के बारे में और टोक्यो के बारे में बात होगी तो आपको ध्यान आएगा कि नहीं, वो समुद्र के चारों तरफ से पानी से घिरा होगा, जापान की स्थिति कहाँ पे है, जस्ट बगल में ही नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया है। तो इस तरीके से किसी भी चीज़ को याद करने में आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मैं ये कोशिश करता हूँ कि आपके लिए अच्छे अच्छे करंट के क्वेश्चन, अच्छी अच्छी जानकारियाँ, अच्छे अच्छे संपादकीय आपके लिए ले आऊँ। और निबंध लिखने के विषय में, निबंध लिखने के लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, बीच में बार बार मैं आपको मिलने पर बताता रहता हूँ। धीरे धीरे करके ये सिलसिला और आगे बढ़ेगा और हम और अच्छे तरीके से चीज़ों को डिफाइन करेंगे। अभी एक चीज़ और है दोस्तों, निबंध लिखने में
बहुत ज़्यादा कुछ कविताओं का भी योगदान होता है, बहुत सारे आप उसके अंदर डाल सकते हैं जो संबंधित समाज के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है उससे रिलेटेड कोई अगर शायरी है वो भी डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप आराम से उसमें लिख सकते हैं। बस ये ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि जो कंटेंट है, जो टॉपिक है, उससे चीज़ रिलेटेड ही हो। ऐसा नहीं हो कि आप कुछ और निबंध कुछ और लिखा जा रहा है और शायरी डाल दे रहे हैं किसी फिल्म की, तो वो नहीं चलेगा। उससे रिलेटेड होना चाहिए, तो वो उसका प्रभाव बहुत ज़बरदस्त पड़ता है दोस्तों। तो उसके बारे में भी बात करेंगे, वो भी कुछ मिलेगी तो उसको भी ले आकर के आपके सामने रखेंगे। इसके लिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।